हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कोर्स के 12 रूल के बारे में। बेसिकली क्या होते हैं रूल्स, क्या होती है कोर्स के 12 रूल, क्यों हम इसको फॉलो करते हैं। तो हमने सिर्फ 4 रूल पढ़े थे, यानी कि सिर्फ 4 रूल को हमने फॉलो करा था। क्या क्या रूल्स होते हैं, जो भी बाकी रूल हैं, तो आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें रूल नंबर 5 का, जो कि हमारा कंप्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी डेटा इसमें काम करेंगे, हमको एक लैंग्वेज आना चाहिए जो कि हमारा एसक्यूएल। सिंपल है। तो एसक्यूएल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसेस से, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, जो कि पहला बात तो ओरेकल है हमारा। ओरेकल के बाद अगर बात करें मायोस्क्यूएल भी है। और माइस्क्यूएल की बात करें तो साइब ऐसे बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज को। तो बेसिकली जो रूल नंबर 5 ये बताता है कि जब भी हम कोई भी रिलेशन डेटाबेस में काम करेंगे, वहीं पर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए जो कि हमारा एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो बेसिकली ये जो जितने भी सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, यानी कि ओरेकल, मायोस्क्यूएल, साइबेस, फक्सरो, जितने भी सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो एक ही लैंग्वेज को यूज करेंगे आज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर बात करें रूल नंबर 6 का, जो कि हमारा व्यू अपडेटिंग रूल, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मैं एक स्टूडेंट टेबल है मेरे डेटाबेस में, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के अंदर एक रोल नंबर है, मेरा फील्ड है। तो रोल नंबर के बाद एक हम करते हैं नेम को, फिर हम करते हैं एज को। सिंपल है, रोल नंबर, नेम और एज। तो ये हमारा वर्चुअल टेबल है, यानी कि व्यू को हम बोलते हैं वर्चुअल टेबल। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा? सिलेक्ट फिर रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, फिर उसके बाद टेबल की नेम। तो बेसिकली कुछ इस तरह से मैं जो भी स्टूडेंट टेबल के जो भी रोल नंबर है उसको मैं व्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ आ जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर आएगा रोल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3। तो जितने भी सारे रोल नंबर हो गए वो सारा हमको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो वर्चुअल टेबल ये है कि अगर मान लो कि कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो हमको बार बार यूज करें, मान लो कि रोल नंबर है, हम उसको बार बार यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? उसके व्यू में स्टोर कर देंगे। कैसे करेंगे? एक क्रिएट व्यू का एक कमांड्स होती है जिसकी मदद से हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको आगे बताऊंगा मायोस्क्यूएल में किस तरह से हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली टेबल का एक सब टेबल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल के अंदर हम टेबल को, हम पीसेस को स्टोर करते हैं। अगर मान लो मैंने क्रिएट व्यू के अंदर सिर्फ रोल नंबर को स्टोर करा, ठीक है, तो जब मेरा टाइम आएगा, जब मेरा जरूरत पड़ेगी कि सिर्फ मैं व्यू को देखना चाहता हूँ, सिर्फ मैं रोल नंबर को देखना चाहता हूँ, सिर्फ मैं उस जो भी व्यू होगा मैं इसको कॉल कर दूंगा, तो जो भी मेरे सारे चीज़ें होंगी उस व्यू के अंदर मेरे को यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको दिखा देता हूँ एक व्यू को डिजाइन करके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे एम्प्लॉय टेबल में दिखा देता हूँ फिर से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिंपल है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी एम्प्लॉय टेबल की जो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे को सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और उसके जॉब मेरे को विजिबल हो जाए। मैं क्या करूंगा? यहाँ पर करूंगा मैं सिलेक्ट, क्या मेरे को चाहिए एम्प्लॉय नेम, सॉरी एम्प्लॉय नंबर, मेरे को चाहिए एम्प्लॉय नंबर, फिर एम्प्लॉय नेम, एमपी नेम, फिर मेरे को चाहिए जॉब। कहाँ से चाहिए मेरे को? टेबल से। कौन सा टेबल है मेरा? एम्प्लॉय टेबल। क्या करूंगा? फ्रॉम एम्प्लॉय। बस इतनी कोड की मदद से, इतनी क्वेरीज की मदद से मैं अपनी जो भी डेटा है उसको, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गया, तब देखते हैं क्या दिक्कत आ गई। अभी फिर से करते हैं इसको। मैंने करा यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सिंपल है। फिर मेरे को चाहिए एम्प्लॉय नेम, एमपी नेम, फिर मेरे को चाहिए जॉब। कहाँ से चाहिए? मेरे को चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पूरी टेबल से सिर्फ मेरे को इतनी डेटा चाहिए थी, एम्प्लॉय नंबर के, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जॉब। तो यहाँ पर मेरे को सारे डेटा विजिबल हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस डेटा को एक व्यू में स्टोर करने के लिए मैं सिंपल एक व्यू क्रिएट करूंगा, उस व्यू के अंदर मैं डेटा को स्टोर कर दूंगा। जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं व्यू को कॉल कर दूंगा, मेरे को डेटा विजिबल हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आगे बताऊँ किस तरह से व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताता है व्यू क्या होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको अगर बता दिया यहाँ पर, तो आपको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो बेसिकली मैं बता दूँ छोटी सी थ्योरी है। तो सिर्फ मेरे को जितने भी डेटा चाहिए उसको मैं व्यू में डाल दूंगा। व्यू का मतलब वर्चुअल टेबल। तो जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं उस वर्चुअल टेबल को कॉल करूंगा और मेरे को सारे चीजें विजिबल हो जाएंगे। तो अगर बात करें रूल नंबर 7 का, जो कि हमारा हाई लेवल
तो अगर बात करें रूल नंबर 7 का, जो कि हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी रिलेशन डेटाबेस में काम करें और कोई भी डेटाबेस में काम करते हैं तो हमेशा हम कोई भी चीज़ को इंसर्ट करना हो, कोई भी चीज़ को अपडेट करना हो, कोई भी चीज़ को डिलीट करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली किस तरह से करेंगे, बात करें इंसर्ट का तो कुछ इस तरह से होता है, इंसर्ट फिर इंसर्ट इंटू कहाँ पर करनी है, टेबल की नेम, जो भी टेबल के अंदर आपको करनी है टेबल की नेम, फिर वैल्यूज, फिर आपकी जो भी वैल्यूज है आप यहाँ पर स्टोर कर दोगे तो यहाँ पर टेबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो बेसिकली कितना आसान होता है यहाँ पर चीज़ों को इंसर्ट करने में। अगर बात करें अपडेट का तो अपडेट करना भी आसान होता है। बात करें डिलीट का तो डिलीट फिर टेबल का नाम, चीज़ें यहाँ पर टेबल के अंदर जो भी चीज़ें या टेबल डिलीट करनी हो तो सिंपल ये डिलीट हो जाएगा। तो रूल नंबर 7 ये कहते हैं जब भी हम कोई भी रिलेशनल टेबल के अंदर काम करेंगे वहाँ पर हाई लेवल इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस होना चाहिए। बेसिकली ये तीनों चीज़ें तो होने चाहिए। इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। इंसर्ट का मतलब ये हुआ कि नई रो या नई डेटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करना। अगर बात करें अपडेट का तो अपडेट का मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। अगर बात करें डिलीट का, अगर कोई भी डेटा काम का नहीं है तो हम किस तरह इसको डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था रूल नंबर 7। तो अगर बात करें रूल नंबर 8 का, जो कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी रिलेशनल टेबल के अंदर काम करेंगे, हर एक टेबल का कोई ना कोई व्यू होते हैं, चाहे लॉजिकल व्यू हो चाहे वो फिजिकल व्यू हो। तो ये जो रूल है ये बताता है कि अगर हम कोई फिजिकल डेटा में या फिजिकल व्यू में कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर कोई भी पूरी टेबल के अंदर कोई भी इफेक्ट ना होना चाहिए। तो इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लो एक मेरा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के अंदर पहली बात तो मेन्यू होती है। तो मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर यहाँ पर लिखा रहता है। अगर बात करें किचन का, किचन है मेरा फिजिकल व्यू है, ठीक है। अगर बात करें मेनू का तो मेनू हमारा लॉजिकल व्यू है। तो सिंपल है। तो ये जो रूल ये बताता है कि अगर हम कोई फिजिकल व्यू पे कुछ चेंजेस करते हैं, लॉजिकल व्यू या कोई भी डेटा के अंदर कोई भी इफेक्ट ना होना चाहिए। अगर मान लो मैंने किचन के अंदर कुछ चेंजेस करा, ठीक है, किचन के अंदर मैंने कुछ चेंजेस करा, मान लो कि मेरा एक कढ़ाई चिकन था तो इसको मैंने उठा के जहाँ पर रखा था मैंने उसको हटा के मैंने कहीं और रख दिया। तो रखने से क्या मेन्यू के ऊपर कुछ असर आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि मेन्यू हमारा लॉजिकल डेटा है। तो रूल नंबर 8 का मकसद ये हुआ कि अगर हम कोई भी फिजिकल व्यू में कुछ चेंजेस करते हैं, फिजिकल डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं तो लॉजिकल डेटा, लॉजिकल व्यू है, कोई भी टेबल के अंदर कुछ भी डेटा है उसके अंदर कोई भी इफेक्ट ना आना चाहिए। अगर बात करें रूल नंबर 9 का, जो कि हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये क्या होती है? जो भी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होती है उससे ऑपोजिट होती है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। बेसिकली वही मेन्यू वाला, किचन वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेन्यू है मेरा, तो मेन्यू मेरा क्या है? लॉजिकल डेटा है या लॉजिकल व्यू है, सिंपल है। अगर बात करें किचन का, किचन मेरा है फिजिकल व्यू। तो मान लो मैंने कुछ मेन्यू के अंदर कुछ चेंजेस करा। मान लो कि मेरा मेन्यू में कुछ इस तरह से था। मेरा मेन्यू में था, यहाँ पर था पहले, यहाँ पर पहले था कढ़ाई चिकन, ठीक है, फिर उसके बाद था बटर चिकन, मान लो ऐसे कुछ इस तरह से था। तो मैंने क्या करा, मैंने कर दिया हटा के बटर चिकन लिख दिया ऊपर, फिर मैंने कर दिया कढ़ाई चिकन नीचे। क्या मेरी जो किचन है उसके अंदर कुछ इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर हम मेनू पे कुछ चेंजेस करते हैं जाहिर सी बात है किचन के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो बेसिकली जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोई भी डेटाबेस में लॉजिकल व्यू या लॉजिकल डेटा में चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो फिजिकल डेटा या कोई भी डेटा के अंदर कोई भी इफेक्ट ना आना चाहिए। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अगर नहीं पता क्या होती है तो आई बटन लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। अगर आपको नहीं पता क्या होती है तो कोड रूल आपको समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं आपको हल्का से बताया, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो है, पूरी तरह से मैंने आपको बताया है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो फिर से बता रहा हूँ, आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अगर हम बात करें रूल नंबर 10 का, जो कि इंटीग्रेट इंडिपेंडेंस, तो सिंपल है। मान लो एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर मान लो जो पहला हमारा फील्ड है रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद नेम है, नेम के बाद हमारा एज है, एज के बाद हमारा फ़ोन नंबर है, सिंपल है। तो मान लो ये जो डेटा इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो रोल नंबर मेरा 1 है, सिंपल है, रोल नंबर मेरा 1 है, नेम मेरा ए है और एज मेरा 21 है और फ़ोन नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 4 कुछ भी हो सकता है मान लो। तो बेसिकली ये जो रूल ये कहता है अगर मान लो मैं अपनी फ़ोन नंबर को अपडेट करा, मैंने अपनी फ़ोन नंबर को 5 5 6 6 हटा कर मैंने कर दिया 1 2 3 4। अगर मैं फ़ोन नंबर में कुछ अपडेट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं फ़ोन नंबर में कुछ अपडेट करता हूँ, क्या मेरा रोल नंबर, नेम और एज में कुछ फ़र्क आएगा? नहीं आएगा ना। अगर मान लो अब क्लास है, ठीक है, अब कोई ना कोई क्लास में पढ़ रहे होंगे, चाहे BCA MCA BTech MTech कुछ भी तो कर रहे होंगे। मान लो अगर आपके रोल नंबर है 61, सिंपल है,
जो 61 रोल नंबर है, तो आपकी एज है 21, आपकी जो फ़ोन नंबर है वो है 1234, ये आपकी डेटा है। मान लो आपने क्या करा, आपने जो 123 पर यहाँ पर फ़ोन नंबर है आपने चेंज करके इसको कर दिया 5678। सिंपल है, ये जो आपका फ़ोन नंबर है अभी 1234 था, चेंज होकर हो गया 5678, यहाँ से हट गया। तो बेसिकली मेरे बात बताओ, अगर आप फ़ोन नंबर को अपडेट करते हो, क्या आपकी जो 61 रोल नंबर है ये 62 हो गया? नहीं हुआ ना, रोल नंबर जो था वही रहा, एज आप 21 था 21 ही रहा, लेकिन चेंज हुआ हमारा फ़ोन नंबर। तो इंटीग्रेट इंडिपेंडेंस ये कहता है, अगर कोई भी चीज़ों को हम टेबल के अंदर अपडेट करते हैं, कुछ चीज़ों को हम चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो टेबल के अंदर जो भी सारे अलग फील्ड हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर मान लो कि मैं फ़ोन नंबर को अपडेट करता हूँ, फ़ोन नंबर को मैं डिलीट करता हूँ, तो मेरी रोल नंबर या नेम के अंदर कोई भी इफेक्ट ना होना चाहिए। तो ये हमारा है इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंस। तो अगर बात करें रोल नंबर 11 का, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होती है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस क्या होती है। हम बाद में थोड़े अच्छे से करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होती है, उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं क्या होती है चीज़ें। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम्स होती हैं। मान लो ये सिस्टम नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 2 है, सिस्टम नंबर 3 है। मान लो कि यहाँ पर 4 सिस्टम है मेरे क्लाइंट साइड में। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई मान लो कि सर्वर भी एक होता है या नहीं होता, अलग बात है। सिंपल क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस का मतलब ये होती है कि यहाँ पर 1 के पास जो डाटा है ये 2, 3, 4 को विजिबल होगा। अगर मान लो 4 के पास जो डाटा है वो 2, 3 को विजिबल होगा। अगर मान लो 3 के पास जो डाटा है वो 2, 1, 4 को विजिबल होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डाटा को हम डिस्ट्रीब्यूटेड वे में स्टोर करते हैं। अगर मान लो कि मेरी डाटा को स्टोर करनी है, मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, ये कहाँ पर स्टोर होगा, या तो 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को सिर्फ डेटा स्टोर करनी है, कहाँ पर स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, मेरे को उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेना देना नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि यार हम कोई भी सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। मान लो कि मैंने डेटा को स्टोर करा, मेरा डाटा स्टोर हो गया 4 वाले सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर मेरी डेटा स्टोर हो गई। तो मान लो ये 4 वाले सिस्टम कुछ कारण की वजह से खराब हो गया, काम में नहीं आया, तो क्या हमारी जो 1, 2, 3 में जो भी डेटा था क्या वो इफेक्ट होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि खराब तो ये 4 में, 1, 2, 3 क्यों इफेक्ट होंगे। तो इसको एक एग्जांपल में समझते हैं। 3 दोस्त हैं जो कि ए, बी और सी हैं, ठीक है। ये तीनों दोस्त हैं, ए को आती है मैथ्स, ठीक है, और बी को आती है हमारा इंग्लिश, और सी को आती है हमारा साइंस आती है। चलो मान लो, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर ए के पास मैथ का नॉलेज है, और बी के पास हमारा इंग्लिश की नॉलेज है, और सी के पास हमारा साइंस की नॉलेज है। तो सिंपल है यहाँ पर। तो मान लो इन तीनों का पेपर हुआ, ए की पेपर मैथ्स है, और बी की पेपर इंग्लिश है, और सी की पेपर साइंस है। तो मैंने आपको बताया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो ये कहता है अगर ए के पास कुछ नॉलेज है वो बी और सी को शेयर करेगा, अगर बी के पास कुछ नॉलेज है वो ए और सी को शेयर करेगा, सी के पास कुछ नॉलेज है वो ए और बी को शेयर करेगा। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मान लो पेपर हुआ, पेपर में सी फेल हो गया, मान लो सी फेल हो गया पेपर में। अगर सी फेल हो रहा है, इससे कुछ गारंटी है कि ए और बी भी फेल होंगे? नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मल्टीपल सिस्टम में डेटा को स्टोर करते हैं, अगर यहाँ पर कोई एक सिस्टम खराब हो गया तो बाकी जो सिस्टम होंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर मल्टीपल सिस्टम डेटा को स्टोर करते हैं, अगर कोई भी एक सिस्टम खराब हो गया तो बाकी सिस्टम उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सबसे आखिरी रूल जो कि नॉन सबवर्जन रूल। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो आपकी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, मान लो कोई भी कंपनी में जॉब करते हो, मान लो कि फेसबुक में जॉब करते हो, तो फेसबुक में क्या होता है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करी जाती है, उसके अंदर एक सर्वर होती है, सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर करी जाती है। तो आपका काम है डेटा को मैनेज करना। आप एक डीबी हो तो आपको है काम है कि डेटा को मैनेज करना। तो बेसिकली फेसबुक की जो डेटा है वो आपको मैनेज करनी है। तो ये जो रूल ये बताता है, अगर हम कोई भी बंदे को या कोई भी एम्प्लॉय को अपने डेटा के सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर मान लो कि फेसबुक में कुछ इस तरह से रूल है कि 18 साल से जो भी बच्चे छोटे होंगे वो फेसबुक यूज नहीं कर सकते, ये रूल है फेसबुक का। जब फेसबुक क्रिएट करा गया था ये कंस्ट्रेंट था कि डेटा में अगर कोई भी बंदा एज अपना 18 से कम डाल रहा है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक रूल है, मान लो ऐसे नहीं होता, कर भी सकते हो, ऐसे मान लो। तो सिंपल है कि फेसबुक का रूल है कि 18 साल से कोई भी बंदा अगर छोटा है हम उसको फेसबुक में अलाउ नहीं करेंगे। मान लो आप डीबी हो, आपके पास सारे एक्सेस है डेटाबेस का,
क्या अभी जो रूल है चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होंगे कुछ ना कुछ हम चीज़ों को सामने रख के क्रिएट कर रहे होंगे कि किस तरह से डेटाबेस होना चाहिए, कौन कौन इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं DBA हूँ, मैं नहीं कर सकता इसको 18 से 19 नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ की एक्सेस नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी डेटाबेस में काम करेंगे तो उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रेंट होते हैं, मल्टीपल रूल्स होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होते हैं। मैं डेटाबेस में डेटा को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं डेटाबेस के अंदर जो भी सारे कंस्ट्रेंट है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मान लो कि ऐसे कोई कंपनी है, उसने बोला कि कोई भी एम्प्लॉय का सैलरी 1 लाख से कम होना चाहिए, मान लो 1 लाख से कम होना चाहिए, तो ऐसा कुछ रूल बना दिया कंपनी ने कि एक कोई भी एक एम्प्लॉय हो यहाँ पर काम करेगा, उसका जो पहली सैलरी होगा 3 महीने को 1 लाख से कम होना चाहिए। सिंपल है। तो आपके पास पूरी सैलरी की डाटा पड़ा है, आपके पास पूरी एम्प्लॉय की डाटा पड़ा है, लेकिन आप ये 1 लाख को 2 लाख नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते, जब कोई भी कंपनी कोई भी इसको टेबल को क्रिएट कर रहा होगा उसके पास कुछ कंस्ट्रेंट होंगे कि टेबल कुछ इस तरह से बनना होगा, कौन प्राइमरी की होना चाहिए, कौन नल होना चाहिए, कौन सा वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, किस तरह से हम यूजर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये टेबल को क्रिएट करते वक्त हम डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो डाटा हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। मैं एम्प्लॉय डाटा को अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन एम्प्लॉय डाटा को क्रिएट करने के लिए जो भी सारे कंस्ट्रेंट है उसको मैं अपडेट नहीं कर सकता। जो रूल था हमारा नॉन सबवर्जन रूल, ये कहता है कि हम कोई भी टेबल के अंदर कोई भी कंस्ट्रेंट को हम चेंज नहीं कर सकते फर्दर। तो ये था आज का लेक्चर आपको बताने के लिए कि कोर्स 12 रूल क्या होती है, किस तरह से चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जब हम रिलेशन डेटाबेस में काम करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें हेल्पफुल है, अगर कुछ सीखने को मिला, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।